हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी मॉल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फिक्स ऑफ को कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम आज का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम मूविंग ऑफ पे काम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पिछले वीडियो में हमने फिक्स ऑफ को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जो ये वीडियो बनाएंगे वो मूविंग ऑफ पे बनाएंगे। तो मूविंग ऑफ को अभी तक हमारा बना नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल की लोकेशन में मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन दे देता हूँ और मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मूविंग ऑफ, ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी मूविंग ऑफ की फाइल बन गई है। तो इस मूविंग ऑफ में हमारा क्या क्या रहेगा? हमारा इजेक्टर असेंबली हमारी रहेगी एक फाइल, और एक फाइल हमारी मूविंग ऑफ मोल्ड बेस की रहेगी। तो सबसे पहले मैं मूविंग ऑफ मोल्ड बेस की फाइल इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। एमएच मोल्ड बेस, ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो एमएच मोल्ड बेस को सबसे पहले मैं इसकी जो पोजीशन है उसको मैं लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल व्हाइट है। तो जब इसकी पोजीशन हमारी फिक्स हो जाएगी, यानी कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जब टोटल फिनिश हो जाएंगे, तो ये हमारा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अलाइन करता हूँ, ये डेटम टू डेटम मैं अलाइन कर लेता हूँ। ओके, ये अभी डेटम पकड़ नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटायर पार्ट बना लेता हूँ। ओके, इंटायर पार्ट हो गया। अब मैं वापस इसके डेटम टू डेटम अलाइन करता हूँ। ओके, तो ये मेरी इसकी पोजीशन मूविंग मूविंग आप मोड पे इसकी मेरी पोजीशन इसकी लॉक हो गई है। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो फाइल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो मोड बेस के पार्ट रहेंगे वो मेरे मोड बेस में रहेंगे, और जो इजेक्टर असेंबली के जो, यानी कि जो इजेक्टर असेंबली में जो पार्ट रहेंगे वो मेरे इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर बैक प्लेट है, इजेक्टर पिन्स हो गई, पुश बैक पिन हो गई, आपके इजेक्टर गाइड, सॉरी हाँ, इजेक्टर गाइड बुश हो गए, और कुछ एक दो पार्ट और उसमें ऐड होते हैं। लेकिन हमारे जो मोल्ड बेस में रहेगा वो हमारी कोर प्लेट, स्पेसर ब्लॉक, हमारे बॉटम प्लेट, सपोर्ट पिलर, बुश वगैरह, ये सब मेरी इस फाइल में हमारे रहेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें 03 कोर प्लेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ऐड, इसको मैं एब्सोल्यूट पे ही कॉल करूंगा। ओके ओके, कि मेरे इसमें एक फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसकी पोजीशन ओके ये हमने फिक्स कर दिया। हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको अलाइन करेंगे। तो ये हमारी 03 कोर प्लेट है। तो मैं इसको पहले इंटायर पार्ट बना लेता हूँ, इंटायर पार्ट, और मैं इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को लॉक कर देता हूँ। ओके, ठीक, ये मेरी पोजीशन लॉक हो गई। तभी मैं, अभी हमारी कोर प्लेट में भी काफ़ी चीज़ें रह रही हैं, जैसे आपके साइड स्पेसर हैं, आपकी प्रेशर पैड की पॉकेट होनी है। तो मैं सबसे पहले इनको साइड स्पेसर वगैरह की मैं पॉकेटें बना लेता हूँ। एक्सट्रूड, ये 30 mm की डेप्थ है, तो मैं 30 mm की डेप्थ काट लेता हूँ। एक्सट्रूड 30, ओके, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उससे पहले क्या है, जो जहाँ मेरे साइड स्पेसर लगते हैं, ओके, वो मेरे फेस ऑफसेट रहेगा 0.5। तो मेरे एक एक इस फेस में मेरे साइड स्पेसर लगेंगे, इस फेस में, तो मैं इसे यहाँ 0.5 का ऑफसेट में इसमें प्लान कर लेता हूँ, ताकि जब असेंबली हो मेरी कोर ब्लॉक की तो वो इजीली असेंबल मेरा हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं पॉकेट काटता हूँ। ठीक है, बाकी एक बार मैं स्केच हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे इसका क्लियर रहे कि मैं कौन सा स्केच यूज कर सकूँ। ओके, अब इसके बाद मेरा इसमें 3 डिग्री का एंगल डालूंगा। ओके,
ये हो गया। अब मैं इसमें स्केच करूंगा, ओ सॉरी बोल्टिंग करूंगा स्पेसर के लिए। फिनिश M6 की टैपिंग और भी 18 ठीक है। अब मैं इस पे, क्योंकि मेरी पॉकेट CNC फिनिश होगी बोन नोज कटर से, तो मैं एक बार यहाँ रेडियस भी प्लान कर लेता हूँ। बोन नोज कटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टेपर फेस है। टेपर फेस को हमेशा बोन नोज कटर से फिनिश किया जाता है। ओके, 4 का रेडियस में यूज कर। ओके, तो मेरे साइड स्पेसर की पॉकेट मैंने बना दिए। अब मैं प्रेशर पैड की पॉकेट बना लेता हूँ। 10 mm की डेप्थ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, और क्योंकि मुझे साइड वाली फेस रिलीफ चाहिए तो मैं 1 mm का ऑफसेट लगा लेता हूँ, तो ये मेरे रिलीफ हो जाएंगे। मैं इस पे टैपिंग बना देता हूँ। ठीक है, फिनिश करते हैं। M5 की मैं टैपिंग बना लेता हूँ। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि मैंने प्रेशर पैड फिक्स साइड में भी असेंबल कर दिए हैं, तो मैं वहां एक बार मैं चेक करूंगा कि मैंने वहां कितने की टैपिंग बनाई है। तो अभी मैं M5 की टैपिंग बना लेता हूँ। डेप्थ ये हो गया, ठीक है। ये मेरी टैपिंग हो गई है, और मैं इस पॉकेट को CNC फिनिश करने के लिए मैं इसमें रेडियस का प्लान कर देता हूँ। M5, ओके, मैंने M5 का रेडियस, ओ सॉरी R5 का रेडियस लगा दिया, ठीक है। एक बार मैं फिक्स आर्म को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मैंने वहां कितने की टैपिंग बनाई है। तो मेरा ये फिक्स ऑफ है। ओके, फिक्स ऑफ में मैंने जो टैपिंग मैंने यूज करी है स्पेसर के लिए, जो मैंने डाई यूज किए है वो 6 का यूज किया है, और प्रेशर पैड के लिए मैंने M5 यूज किया है। और यहाँ जो मैंने यूज किया है, मैं इसकी अभी हाइट 29 रख लेता हूँ। ओके, ठीक है, ताकि मैं सेम ये जो साइड स्पेसर है मैं मूविंग साइड में भी यूज कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ टोटल डेप्थ जो मेरी बन रही है वो 30 की बन रही है, और हमेशा मेन पार्टिंग से मेरा जो साइड स्पेसर हम जो यूज कर रहे हैं वो मेन पार्टिंग से आपका 0.5 या 1 mm के आसपास डाउन रहना चाहिए। तो टोटल हाइट अभी 30 mm है, तो अगर मैं 1 mm डाउन करूंगा तो मैं यहाँ 29 के हाइट के साइड स्पेसर में यूज कर सकता हूँ। तो अगर आपकी कोशिश करें कि जो आप फिक्स साइड यूज कर रहे हैं वही आपके सेम यहाँ मूविंग साइड में भी यूज हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ अलग टाइप के आप अलग साइज या अलग हाइट के आप यहाँ साइड स्पेसर यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं अभी ये मेरा लगभग साइड स्पेसर और मैंने उसकी पॉकेट बना दी है। तो अभी अगर कुछ और चीजें पेंडिंग रहेंगी, अभी वैसे इसकी साइड लिफ्टिंग होल पेंडिंग है, ठीक है। और जहां तक मेरा ख्याल है मेरे इजेक्टर स्टॉपर मेरे यहाँ कोर प्लेट में ऐड होने हैं, तो उसकी अभी टैपिंग पेंडिंग है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ अपना इजेक्टर स्टॉपर की टैपिंग में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कितने डाई के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो अभी प्लान किया हुआ है वो 20 डाई के मैंने बनाया हुआ है, तो मैं M5 की एक बार टैपिंग बना लेता हूँ। तो ये जो मैंने स्केच बनाया हुआ है इसको मैंने इजेक्टर स्टॉपर को यहाँ असेंबल करने के लिए मैंने प्लान किया हुआ है, तो मैं यहाँ टैपिंग बना देता हूँ। और जब हम इसको 1 बाय 1 सारे पार्ट फिर यहाँ असेंबल करेंगे, तो M5 की 15 mm की मैं डेप्थ रखता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। अब मैंने
क्योंकि मुझे मोल्ड स्टैंड भी असेंबल करने हैं, तो मैं मोल्ड स्टैंड की भी टैपिंग यूज कर लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि फिक्स साइड में जो मैंने मोल्ड स्टैंड यूज किए हैं उसकी मैंने टैपिंग कितने साइज की बनाई है, तो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, M8 का मैंने यहाँ बनाया हुआ, तो मैं इसमें भी M8 की टैपिंग अभी साइड स्पेस सॉरी मोड स्टैंड के लिए यूज कर लेता हूँ। 115, ठीक है, और हाइट मेरी 25 मैं हाइट दे देता हूँ, और सेम पॉइंट को मैं दूसरी तरफ मिरर कर लेता हूँ, क्योंकि आपके दो मोड स्टैंड हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, M8 की टैपिंग और डेप्थ में 22। ठीक है, डेप्थ हमेशा आपको जो 2D से उससे हमेशा एक्स्ट्रा ही रखनी है। मैं एक बार ट्रांसपेरेंट, वैसे मेरा फाउल नहीं हुआ, ओके ठीक है। साइड लिफ्टिंग होल, अभी मैं एक बारी हमारे यहाँ कोर ब्लॉक की असेंबली में मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ मूविंग आप में, ऐड कोर ब्लॉक असेंबली, ओके ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ कोर ब्लॉक की असेंबली बुला ली। तो सबसे पहले मैं कोर ब्लॉक की पोजीशन को लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, मूविंग आपके साथ ये रहेगा, तो मैं इसको इंटायर पार्ट भी कर लेता हूँ, नहीं इंटायर पार्ट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ इसको अलाइन करता हूँ। ओके, तो मेरा कोर ब्लॉक असेंबली मेरी पोजीशन लॉक हो गई है, लेकिन कोर ब्लॉक असेंबली में मेरा अभी 150 की मैंने पोजीशन लॉक नहीं की हुई है, तो एक बार मैं इसको भी इंटायर पार्ट करके इसकी भी पोजीशन लॉक कर लेता हूँ, ऑलरेडी इंटायर पार्ट है। ठीक है, इसके भी मैं डेटम टू डेटम अलाइन कर देता हूँ। ओके, मेरी इसकी भी पोजीशन हमारी लॉक हो गई। ठीक है, अब क्या है हमारा जो कोर ब्लॉक है वो हमारी कैविटी इसमें कोर प्लेट में असेंबल होना है, तो इसके लिए मुझे टैपिंग चाहिए। टैपिंग की पोजीशन को के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो हमारी बोल्टिंग की पोजीशन है उसके स्केच को मैं कोर प्लेट में लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे कोर ब्लॉक की जो हमारी कूलिंग है उसको भी हमें उस इन आउट प्लेट से निकालना है, तो मैं इसके स्केच को भी कोर प्लेट में मेरे लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैपिंग बोल्टिंग की पोजीशन काउंटर होल बना देता हूँ कोर ब्लॉक को फिनिश करने के सॉरी माउंट करने के लिए कोर प्लेट के साथ। तो मैं एक बार मेजर कर लेता हूँ कि हमने यहाँ कितने M10 की हमने टैपिंग की हुई है, तो मैं इसमें भी M10 के काउंटर होल बना देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जैसे कई बार क्या होता है ये सारे आपके स्केच ऑन है तो आपको क्लियर नहीं होता कि आपकी जो कोर ब्लॉक की बोल्टिंग की पोजीशन किस किस जगह है। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, आप बाकी स्केच को हाइड करके एक मिनट, मैं बाकी स्केच को हाइड कर देता हूँ, सिर्फ उसी स्केच को ऑन रखता हूँ जो हमारे कोर ब्लॉक से रिलेटेड है। तो इसमें आपको अब क्लियर स्केच आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी बोल्टिंग के लिए कौन कौन से स्केच हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पॉइंट की पोजीशन ले लूंगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, फिनिश। M10 के यूज किए हुए नॉर्मल। ठीक है, कस्टमाइज, तो मैं इसको राउंड फिगर में कर लेता हूँ। ओके ठीक है, ओके, तो मेरी ये बोल्टिंग आ गई। अब क्या है, आपके जो इजेक्टर पिन की जो होल है वो आपके कोर प्लेट में भी होने, क्योंकि अदरवाइज क्या है, अगर आपके कोर प्लेट में होल नहीं होंगे तो हमारी इजेक्टर पिन असेंबल नहीं होगी। तो मैं इसका भी स्केच इसमें लिंक ले लेता हूँ, तो मैं इसको इंटायर पार्ट करूंगा, इंटायर पार्ट ऑलरेडी है, तो मैं देखता हूँ ये मेरे स्केच इजेक्टर पिन के स्केच है, मैं इसको भी इसमें लिंक ले लेता हूँ कोर प्लेट में। स्केच, ये मैंने लिंक ले लिया है, तो मैं अभी एक बार इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इजेक्टर पिन के होल नहीं काटूंगा तब तक मैं कूलिंग नहीं कर प्लान कर पाऊंगा। तो मैं एक बार सबसे पहले इजेक्टर पिन के होल को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो F8 एक्सट्रूड, ठीक है, ओके,
होल चाहिए मुझे, मैं 500 की हाइट ले लेता हूँ और यहाँ मैं इनको 0.5 पर साइड में इनको रिलीफ रखूंगा, तो मैंने यहाँ रिलीफ काट दिया। अभी सेम चीज मेरी दूसरी कैविटी के लिए भी होनी है, तो मैं यहाँ पैटर्न फीचर लगा देता हूँ। तो ये एक्सट्रूड और सर्कुलर पैटर्न रहेगा मेरा, और ये मैंने पैटर्न लगा दिया। ओके, ठीक है। अब एक मेरी जो पुलर पिन रहेगी उसके लिए मैं स्केच काट देता हूँ। ठीक है, ये मेरे क्योंकि रोटेट करूंगा तो ये बिल्कुल इसी पे ही आएगी, तो इसको अलग से ही बनाना पड़ेगा 0.5 का ऑफसेट। ठीक है, ये मेरे इजेक्टर पिन के होल कट गए हैं। ठीक है, आप फेस ट्रांसपेरेंट करके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हो नहीं रही है तो मैं प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट पीछे वाले फेस को कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें से कूलिंग को प्लान करता हूँ। ठीक है, तो कूलिंग को प्लान करने के लिए मुझे पहले कूलिंग के स्केच को शो करना पड़ेगा, तो मैंने कूलिंग का स्केच शो कर लिया, बाकी स्केच में हाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक बारी मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, ताकि जितना अभी तक मैंने काम किया है वो अच्छे से सेव हो जाए। अब मैं कूलिंग का इसमें स्केच बनाता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे जो हमारी इसमें जो हम कूलिंग को प्लान करेंगे वो नॉन ऑपरेटर साइड करेंगे, तो जो हमारी एक्स की जो पोजीशन है वो हमारी नॉन ऑपरेटर साइड है, तो हमारे जो सारे इन आउट जो हम प्लान करेंगे वो नॉन ऑपरेटर साइड हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो हम स्केच हम प्लान करते हैं, मैं इसी फेस पे स्केच बना लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप एक डेटम बना के भी स्केच बना सकते हैं, तो मैं डेटम बना लेता हूँ, उसकी हाइट में 16 mm प्लान कर देता हूँ। ओके, इस फेस से। ठीक है, ये मेरा, ठीक है, वेक्टर मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। तो मैं एक्स की तरफ मेरे इन आउट प्लान करूंगा, तो एक ये मेरा इन आउट हो गया, ये मेरा इन आउट हो गया, इसको भी मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन इस इन आउट को मैं डायरेक्ट प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट लेके जाऊंगा तो मेरी इजेक्टर पिन है इसमें हमारी जो कूलिंग है वो इजेक्टर पिनों में फाउल करेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको एक यहाँ से पहले लाइन प्लान करता हूँ। ओके, मैंने एक लाइन यहाँ प्लान कर दी। तो हर बार आपका जब भी नया डिजाइन होगा तो उसमें हर बार कूलिंग एक नए पैटर्न से प्लान होगी, तो आप सेम चीज इस जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, ये आप सेम चीज हर जगह फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको हर बार आपको कुछ अलग से सोचना होगा अपने कूलिंग के लिए। ठीक है, तभी मुझे मैं यहाँ से एक अपना इन आउट को प्लान कर इसके ऊपर से। ठीक है, ये मेरा हो गया F8। मैं एक बारी कूलिंग का डाया एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारा कूलिंग का डाया क्या है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश। ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, हमारी 8 की कूलिंग है। ओके, तो मैं वापस स्केच में जाता हूँ, तो मेरी 8 की कूलिंग है, और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया होगा कि कूलिंग जब भी आप प्लान करें तो आपकी दूसरी चीजों से कम मिनिमम 5 mm का गैप होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपके मोल्ड का साइज इंक्रीज होगा तो गैप हो सकता है 6, 7, 8, 10 mm, 12 mm भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी मुझे इसका गैप चेक करना है, तो मैं एक यहाँ 10 mm का एक सिमेट्रिकल मैं चेक लाइन लगाता हूँ ताकि मुझे गैप का अंदाजा हो जाए। ठीक है, अप्लाई अप्लाई, यहाँ तो मेरा लगभग 6 mm का गैप मेंटेन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा लगभग कूलिंग से 6 mm का गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं 5 mm देखता हूँ क्या मैं 5 mm कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैं जो इसको है ऑफसेट में 9 mm रखता हूँ। ठीक है, 9 mm करता हूँ, तब भी मेरा लगभग ना के बराबर सा ही एग्जैक्ट 5 mm अभी भी नहीं हो पा रहा है गैप, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ हम सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बार चेक करते हैं। ऑफसेट सिमेट्रिकल 9 mm। ठीक है, यहाँ मेरा लगभग गैप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इसी के कोलियन प्लान कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैं प्लान करता हूँ लाइन का एम8, लेकिन अभी ये देख पा रहे हैं कि मेरी जो ये वाली लाइन है मेरे इसमें फाउल करेगी, तो या तो आप इस का लेवल ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं इसका भी अभी इसको उठा देता हूँ। ठीक है, फिनिश। तो मैं अभी क्या है, जो मैंने डेटम क्रिएट किया मैं इसको थोड़ा और डिस्टेंस 24 mm तक देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 24 mm का दिया। अब मैं ट्यूब बना लेता हूँ 8 डाया की, क्योंकि मेरी कूलिंग का जो डाया है वो 8 है। अप्लाई अप्लाई अप्लाई, ठीक है, अप्लाई अप्लाई। ओके, अब मैं एक बार डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ लगभग 5.5 mm है और यहाँ मेरा गैप है वो 4.5 mm है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी सी इजेक्टर पिन को मेरी शिफ्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो गैप है वो 5 mm के आसपास मेरा मेंटेन हो जाए। जैसे अभी यहाँ भी 4.5 mm का गैप मेंटेन हो रहा है और इधर भी मेरा 4.5 mm का गैप मेंटेन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मुझे मेरे इंसर्ट प्लान को ओपन करना पड़ेगा। इंसर्ट प्लान, ठीक है, ओके। तो ये जो लाइन है, मैं इसको 1 mm इजेक्टर पिन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको भी 1 mm में, या फिर इनको 1 mm ऑफसेट करके मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, तो लगभग मेरा दोनों में 5 mm का गैप मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे इंसर्ट प्लान है। इंसर्ट प्लान के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्केच बनाए हुए हैं मैंने मास्टर कोर में बनाया हुआ है, तो मैं इजेक्टर पिन के स्केच को ऑन करता हूँ। ठीक है, और इसको जो मैंने डिस्टेंस दिया है मैं इसको 36 में मेंटेन करता हूँ। ओके, एक इसको मैं 96 पे इधर मेंटेन करता हूँ। ओके, और इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी सी मेरी कूलिंग लाइन को भी यहाँ ऑफसेट करता हूँ, लगभग आपका 0.5। ओके, क्लियर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है फिनिश। बाकी इंसर्ट में अपडेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ मूविंग ऐप में। तो अब एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या यहाँ मेरा अपडेट हुआ। ठीक है, 5 mm का गैप आप देख पा रहे हैं, 5 mm का गैप मेरा मेंटेन हो गया। तो जब आप लिंकिंग के थ्रू या पैरामेट यानी कि हिस्ट्री बेस, जब आप ऐसे लिंकिंग के थ्रू जब आप काम करेंगे ना, तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ होगा तो आप एक जगह खाली स्केच अपडेट कीजिए और आपका सब जगह ये चीजें मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ एक बार देख लेता हूँ, गैप चेक कर लेता हूँ। यहाँ मेरा 5.5 का गैप है और इस तरफ जो मेरा 4 था ये भी मेरा 5.5 के आसपास हो गया। ठीक है, तो अब मेरा सब जगह मेरा गैप अच्छे से मेंटेन है। ठीक है, यहाँ तो 8 mm है। तो अब मैं क्या करूंगा, लेकिन अभी एक चीज देख पा रहे हैं, ये मेरा यहाँ गैप अभी भी मेंटेन नहीं है। ओके, ये और इस टैपिंग के बीच में, ओके, यहाँ सिर्फ जस्ट मेरा 1 mm का गैप है। लगभग ये मेरा जो गैप होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि अभी मैं लगभग ये 7 से 8 mm का गैप होना चाहिए, तो मैं इसको जो अभी टैपिंग है मैं 30 के आसपास कर लेता हूँ। अब मेरा जो गैप है वो 7 mm के आसपास हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आप यहाँ से यहाँ तक आप एक रिलीफ होल बनाइए और जो कूलिंग प्लग है वो आप इस जगह प्लान कीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर आप ये फाउल भी कर रही है इस कूलिंग आपकी स्टेपिंग के साथ, तो आपके रिलीफ फॉल में होगी और आप प्लग आगे की तरफ कर देंगे तो आपका कूलिंग को आपकी कूलिंग लीकेज नहीं होगी। ओके, अब मैं इसको ट्यूब को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ मैं एम8 की कूलिंग बनाता हूँ। ठीक है, ड्रिल मारता हूँ एम8 का। सॉरी, एम8 नहीं, 8 डाया का। ये मैंने 30 लिया है तो मैं इसको 35 तक की हाइट देता हूँ। ठीक है, 35 35 ओके। ठीक है, ये मेरा कूलिंग मैंने कोर में प्लान कर दिया। एक बार मैं फिक्स आपको करता हूँ कि मैंने उसमें इंटरनल बनाए हैं। हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ इंटरनल निपल प्लान किया है, तो मैं वहां भी इंटरनल ही प्लान करता हूँ। ठीक है, 25 का हमने डाया मेंटेन किया हुआ है, 20 की डेप्थ है। सेम चीज में वहां भी प्लान करते हैं। ठीक है, तो
काउंटर होल 25, 20 और मैं यहाँ 35 की डेप्थ कर देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्टेड, ओके, ठीक है। ये मेरे इन आउट हो गए, मेन इन आउट मैंने प्लान कर दिए हैं। और यहाँ मुझे कूलिंग प्लग के लिए प्लान करना है, तो मैं 8.4 10 एम की डेप्थ, ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने प्लान कर दिया। अब मैं ओरिंग के लिए यहाँ डेप्थ बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कूलिंग हो गया। तो मेरी इन आउट हमारे जो हमने बनाए हैं वो कूलिंग के इन आउट मेरी कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसमें वन बाय वन जो पार्ट है वो मेरे कोर ब्लॉक में असेंबल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम, जैसे हमारे प्रेशर पैड बने हुए तो हम प्रेशर पैड को असेंबल कर लेते हैं। ऐड ऐड हमारे प्रेशर पैड हमारे 41 के नाम से, ठीक है, ठीक है, ओके, लाई, 1 बाय 1 हम इसको असेंबल कर लेते हैं। लगभग हमारे सारे प्रेशर पैड असेंबल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें एक बीच में असेंबल हो गया, उसको हम डिलीट कर देते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा हमसे गलती से हो गया। ठीक है, फेस नहीं, इंटायर पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मॉडल, अब हम एक बारी जो हमने प्रेशर पैड जो सॉरी साइड स्पेसर जो हमने फिक्स साइड यूज किए, हम इनको भी यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं। तो ऐड, ये हमारे जो साइड स्पेसर है वो 40 के नाम से असेंबल है। ये फिक्स साइड हमने कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो साइज बन रहा है वो लगभग सेम बन रहा है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब आपके कई बार साइड स्पेसर जो दोनों तरफ यूज हो रहे हैं, सेम यूज हो रहे हैं, तो आप खाली आप इनको साइड स्पेसर नाम से दे सकते हैं। फिक्स ऑफ और मूविंग आप आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने गलती से इसको आउटर में असेंबल कर दिया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे जो असेंबल होंगे वो मूविंग आप मोल्ड बेस में असेंबल होंगे, तो मैं इसको दोबारा असेंबल करता हूँ। 40 नंबर, ओके, ठीक है, लाई, ठीक है, यहाँ भी देखिए, आप जितना सिमिलर चीजें यूज करेंगे,
जैसे आपने जो साइड स्पेसर आपने फिक्स साइड में यूज किए हैं वही हम मूविंग साइड भी यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हम 2D बनाएंगे तो हमें कम पार्टों की 2D बनानी पड़ेगी, और हम जस्ट क्या एक 2D बनाएंगे और वही हमारी क्वांटिटी हम इनको लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो 2D है और जो मशीनिंग है वो भी हमारी कम हो जाती है। नहीं तो आप जितने ज्यादा अलग अलग पार्ट यूज करेंगे उसके लिए हमें 2D बनानी पड़ेगी, और उन पार्टों की प्लानिंग भी हमें मशीनिंग पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या, आपको जस्ट एक क्वांटिटी लिखनी है कि हमें इस पार्ट की इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी है। लेकिन हाँ, अगर आपका डिजाइन आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप सिमिलर यूज कर पाए, तो आप फिक्स साइड और मूविंग साइड आप अलग अलग भी साइड स्पेसर यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना कोशिश यही करें कि जितना आप सिमिलर सब चीजें यूज हो जाए, वो आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, हमने साइड स्पेसर यूज कर दिए, तो 5 क्वांटिटी हमारी इस तरफ है और 5 हमारी मूविंग साइड में, सॉरी फिक्स साइड में, तो टोटल हमारे 10 साइड स्पेसर लग गए हैं। तो मैं इनको सबको मॉडल पार्ट बना लेता हूँ, मॉडल, ओके, सो सॉरी इंटायर पार्ट कर दिए मॉडल, ओके, और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको ये सिंपल विंपल आपका साफ सुथरा सा आपको डिजाइन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने साइड स्पेसर और प्रेशर पैड हमने कर लिए, हमने ब्लॉक कर दिया और हमने कूलिंग कर दिया। अब हमारा एक जो साइड लिफ्टिंग होल है वो क्रिएट कर लेते हैं कोर प्लेट में, जो प्लेट को इधर से उधर मूव करने के लिए जो हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी एक दो चीजें अभी भी और भी हैं, वो भी हम अभी बनाएंगे। ओके, सेम चीज में मेरा उधर कर देता हूँ, फिनिश। M12 में यूज कर सकता हूँ क्योंकि इतनी हैवी प्लेट नहीं है, नहीं 16 का ही यूज करते हैं। ठीक है, साइड लिफ्टिंग में तभी आपका ये बोल्टिंग में फाउल कर रहा है, तो आप चाहें तो स्केच में इसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर ना करके मैं इसकी पोजीशन भी 125 पे कर लेता हूँ, 120। तो अब मेरा क्या है, हो सकता है मेन बोल्टिंग के साथ मेरी साइड लिफ्टिंग वो फाउल ना करे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरा फाउल नहीं कर रहा। ठीक है, आपको थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, 115 पे सेट कर। ठीक है, ओके ओके, अभी क्या है, 115 सेट करने पे उधर मेरा आ, बच गया है, लेकिन इधर मेरा निपल के साथ फाउल हो गया। तो मुझे क्या है, इसकी जो हमने सेंटर पोजीशन से सेट की है उसको हम हटा के इसकी एक हाइट पे इसको देंगे, ताकि मेरे दोनों काम हो जाएं। ठीक है, मैं इसकी हाइट यहाँ 35 करता हूँ, ओके, और यहाँ मैं 150 और फिनिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे बचता है कि नहीं बचता। ठीक है, तो मेरा लगभग बच गया, मैं 145 पे कर, ठीक है, ओके, और सेम मैं इधर दूसरी तरफ भी मिरर कर लेता हूँ, मिरर फीचर, ओके, इस तरफ आ गया। ठीक है, अब मैं साइड लिफ्टिंग होल मेरे इसमें भी दूंगा। तो मैंने फिक्स साइड में शायद मैंने स्ट्रेट में मैंने एक ही दिया, तो इसमें भी हम सेंटर में एक ही प्लान करेंगे। ओके, लाइन ऑन कर्व, ठीक है, फिनिश, ओके, और मैं ठीक है, तो ये मेरे साइड लिफ्टिंग होल हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, कई बार हम शॉर्ट काउंटर का भी यूज करते हैं। शॉर्ट काउंटर क्या होता है कि आप जैसे जितने भी आपके फिक्स और मूविंग आप असेंबल करने जब हम बंद होता है मशीन पे, तो वो कितनी बारी हमने कंपोनेंट यानी कितने शॉर्ट लिए हैं, तो उसको वो काउंट करता है। तो उसके लिए भी हम पॉकेट बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको शॉर्ट काउंटर का दिखाता हूँ कि एक्चुअल में शॉर्ट काउंटर होता क्या।
मैं एक साइट खोल लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट काउंटर, मिशन में शॉर्ट काउंटर। ठीक है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट काउंटर होता है जो आपका पर शॉट आपका काउंट करता है। जिनकी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये जो टैपिंग की है इन्होंने जो दी हुई है, ये अलग अलग साइज दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने शायद डायमेंशन इसको नहीं लिखा। हाँ, ये डायमेंशन इन्होंने यहाँ पे लिखा हो। ये 24 पे है, ये आपके 28 है। इसकी जो विड्थ है वो 38 होनी चाहिए, आप इसको 39 भी कर सकते हैं। ये आपकी 48 होनी चाहिए और डेप्थ आपकी 25.5 होनी चाहिए। और वैसे एक्चुअल में इसकी डेप्थ आप चाहें तो थोड़ा 26 भी कर सकते हैं ताकि आपका 0.5 अंदर रहे। ठीक है, तो मैं इसके लिए अभी एक पॉकेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हमेशा ऑपरेटर साइड असेंबल होगा, तो मैं ऑपरेटर साइड एक स्केच क्रिएट करता हूँ। स्केच, ठीक है, ओके। ये मैं रेफरेंस सेंटर लाइन के लिए मैं इसको रेफरेंस बना लेता हूँ, अदरवाइज के 12 में जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका 28, यहाँ से आपका 24, 48। ठीक है, ये आपका 39 करूंगा मैं। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया। फिनिश। ठीक है, कनेक्टिंग एक्सट्रूड 26 में डेप्थ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी मशीनिंग के लिए मुझे देखिए दो ऑप्शन, अगर मैं यहाँ रेडियस लगाऊंगा तो मुझे ऐसे मशीन को ऐसा वर्टिकल प्लान करके इसकी मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे ना करना हो तो आप यहाँ भी ड्रिल होल आप प्लान कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, ये टेंजेंट साइज में इक्वल कर लेता हूँ। 8 कटर यूज करूंगा। फिनिश, थ्रू होल चाहिए। ठीक है, और मैं जो उसकी जो टैपिंग आती है, माउंटिंग होल जो होते हैं वो M4 के होते हैं, तो मैं यहाँ M4 की टैपिंग बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लगभग हमारा कोर प्लेट में काम लगभग फिनिश हो गया। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं मूविंग साइड के, जो इजेक्टर असेंबली वगैरह है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्लान करेंगे। तो एक बार मैं जाते जाते इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम इसको जो और पार्ट्स हैं, जो आपके इजेक्टर असेंबली या जो इसके चाइल्ड पार्ट, जो मोल्ड बेस में, मूविंग साइड मोल्ड बेस में हमें जो प्लान करने हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में प्लान करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।